हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम अपने इस वीडियो में MPPSC यूनिट 3 इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट 2 रिवीजन करेंगे। अपवाहन तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम। अपवाहन तंत्र क्या है उससे पहले हम जानते हैं कि नदी क्या है। नदी वह जल राशि है जो किसी मार्ग का अनुसरण कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। नदी मार्ग क्या है? जिस मार्ग से होकर नदी प्रवाहित होती है वह नदी मार्ग है। तटबंध क्या है? नदी मार्ग के दोनों ओर छोटी छोटी बांधनुमा संरचना तटबंध कहलाता है। ठीक है। फिर नदी, मुख्य नदी, सहायक नदी, वितरिका, ये क्या है? मुख्य नदी क्या है? जिसमें अन्य नदियाँ आकर मिलती हैं वो मुख्य नदी है। जैसे कि गंगा नदी में यमुना नदी आकर मिलती है, बहुत सारी नदियाँ आकर गंगा नदी में मिलती है, तो गंगा नदी क्या हो गई? मुख्य नदी है। फिर है सहायक नदी। सहायक नदी क्या है? मर्ज इन मेन रिवर, मतलब ऐसी नदी जो किसी मेन रिवर में, मुख्य नदी में मिलती है आकर, वो क्या है? सहायक नदी है। फिर है वितरिका। वे नदियाँ जो मुख्य नदी से बाहर की ओर जाती हैं वो क्या है? वितरिका है, वितरिका कहलाती हैं। जैसे कि गंगा नदी की वितरिका हुगली नदी है। अपवाहन तंत्र क्या है? मुख्य नदी एवं उसकी सहायक नदियों से जो संजाल बनता है ना, उसे अपवाहन तंत्र कहा जाता है। अपवाहन द्रोणी क्या है? जिस घाटी में किसी अपवाहन तंत्र का विकास होता है उसे अपवाहन द्रोणी कहते हैं। वाटरशेड, जल विभाजक वह उच्च भूमि जो दो या दो से अधिक अपवाहन द्रोणी या अपवाहन तंत्र को पृथक करता है उसे जल विभाजक कहते हैं। जल विभाजक नदियों के उद्गम स्रोत भी हो सकते हैं। जैसे कि सिंधु नदी और गंगा नदी। सिंधु और गंगा नदी के बीच जल विभाजक क्या है? अरावली है। अरावली के पर्वत सिंधु और गंगा नदी के बीच जल विभाजक है। उसी तरह से ये कई जल विभाजक है, उनको देख लेते हैं। हिमालय जल विभाजक है। ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के बीच जल विभाजक है हिमालय। सिंधु एवं गंगा के बीच जल विभाजक है अरावली। गंगा और यमुना नदी के बीच जल विभाजक है विंध्य पर्वत। महानदी एवं नर्मदा के बीच जल विभाजक है मैकाल। नर्मदा एवं तापी के बीच जल विभाजक है सतपुड़ा। नर्मदा गोदावरी के बीच भी जल विभाजक सतपुड़ा है। और जो पश्चिम घाट की नदियां हैं, पूर्व एवं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, मतलब पूर्व और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, इनके बीच जो जल विभाजक है वो पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न घाट। अपवाहन प्रतिरूप, ड्रेनेज पैटर्न। मुख्य नदी एवं उसकी सहायक नदियाँ कुछ ज्यामितीय आकृतियाँ निर्मित करती हैं जिन्हें अपवाहन प्रतिरूप कहते हैं। पहला वृक्षाकार प्रतिरूप। जब सहायक नदियाँ मुख्य नदी में विभिन्न दिशाओं से आकर मिलती हैं तब उनकी आकृति वृक्ष के समान दिखती है, अतः इसे वृक्षाकार प्रतिरूप कहते हैं। जैसे नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, गंगा, ये सभी वृक्षाकार प्रतिरूप बनाते हैं। फिर दूसरा है अरीय या अपकेंद्रीय प्रतिरूप। जब नदियाँ किसी एक क्षेत्र, झील या चोटी से बाहर की ओर निकलती हैं तो उसे क्या कहते हैं? अरीय या अपकेंद्रीय प्रतिरूप। जैसे कि अमरकंटक से निकलने वाली नदियाँ। फिर तीसरा है अभिकेंद्रीय प्रतिरूप। जब विभिन्न दिशाओं से आकर नदियाँ किसी एक बिंदु पर मिलती हैं तो उसे क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय प्रतिरूप। जैसे कि लोकटक झील में बहुत सारी नदियाँ आकर मिलती हैं। फिर है खंडित प्रतिरूप। जब नदियाँ अपने प्रवाह मार्ग में कुछ जगह विलुप्त होकर पुनः से प्रकट होती हैं तब वहाँ खंडित प्रतिरूप का निर्माण होता है। फिर है अंतःस्थलीय प्रतिरूप। मरुस्थलीय क्षेत्र में नदियाँ धरातल के नीचे प्रवाहित होकर अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचती है तो इसे कहते हैं अंतःस्थलीय प्रतिरूप। जैसे कि लूनी नदी, घग्गर नदी। फिर है समानांतर प्रतिरूप। इस प्रकार के प्रतिरूप में नदियाँ एक दूसरे के समानांतर प्रवाहित होती हैं, जैसे पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में मिलने वाली नदियाँ। भारतीय अपवाहन तंत्र में हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियों में है सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय नदियों में है गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, महानदी, दामोदर नदी, साबरमती नदी। ये पुराने नाम क्या क्या हैं इनके? सतलुज नदी का पुराना नाम है शतुद्री। व्यास नदी का पुराना नाम विपाशा। रावी नदी का पुराना नाम है पुरुषनी।
चिनाब का पुराना नाम है अस्किनी। झेलम नदी का पुराना नाम है वितिस्ता। फिर आता है सिंधु नदी। सिंधु नदी का उद्गम बोखारचू ग्लेशियर मानसरोवर झील के पास तिब्बत से हुआ है। इसका मुहाना है, मतलब ये मुहाना मतलब ये कहाँ पे जाके मिलती है ना, खाली कहाँ पे होती है, तो इसका मुहाना है अरब सागर में, कराची के निकट जाके समुद्र में मिल जाती है, अरब सागर में। भारत में क्षेत्रफल कितना है इसका, इस सिंधु नदी का? इसका क्षेत्रफल है 3,21,289 वर्ग किलोमीटर। सिंधु नदी जो है उसको तिब्बत में सिंगी खंबा भी कहा जाता है। इसकी सिंधु नदी की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, मतलब राइट साइड से आकर मिलने वाली नदियाँ। इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं श्योक, गिलगित, खुर्रम, हुंजा, काबुल और गोमल। इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, जास्कर और द्रास। फिर आता है झेलम नदी। झेलम नदी का उद्गम वेरीनाग झील से होता है, जम्मू कश्मीर से। इसका मुहाना है, मतलब ये कहाँ जाकर मिलती है, तो चिनाब नदी में जाकर मिलती है, पाकिस्तान में। चिनाब नदी में मिलने से पहले पाकिस्तान में इसे बासमंगल के नाम से जाना जाता है। किसे? झेलम नदी को पाकिस्तान में, मतलब चिनाब से मिलने से पहले बासमंगल के नाम से जाना जाता है। झेलम नदी पर परियोजनाएं कौन सी हैं? तुलबुल एवं उरी परियोजनाएं हैं, जम्मू कश्मीर में बनी हैं। फिर चिनाब नदी का उद्गम बाड़ला दर्रा से होता है। इसका मुहाना सतलुज नदी, मतलब इस सतलुज नदी में जाके मिल जाती है चिनाब भी। इसकी चिनाब की जो लंबाई है 1180 किलोमीटर है। और इस पर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, तो इसमें बगलीहार, दुलहस्ती और सलाल परियोजनाएं हैं, जम्मू कश्मीर में। फिर है रावी नदी को उद्गम रोहतांग दर्रे से निकलती है, मतलब ये रोहतांग दर्रा है इसका उद्गम, और ये हिमाचल प्रदेश में चंबा घाटी में बहती है। मुहाना इसका है चिनाब नदी, पाकिस्तान। यह भी चिनाब नदी में जाके मिल जाती है रावी नदी। इसकी परियोजनाएं हैं, रावी नदी की परियोजनाएं हैं चमेरा परियोजना हिमाचल प्रदेश और थीन रंजीत सागर परियोजना पंजाब। व्यास नदी व्यास कुंड रोहतांग के निकट से निकलती है। इसका मुहाना है, मतलब ये कहाँ जाकर मिलती है, तो ये सतलज नदी में जाकर मिलती है, हरि के स्थान पर कपूरथला के निकट। व्यास नदी की परियोजनाएं हैं पोंग परियोजना हिमाचल प्रदेश। फिर है सतलुज नदी का उद्गम लोंगचेंग खंबाब राकसताल झील तिब्बत से होता है। इसका मुहाना है, मतलब ये कहाँ पे जाके मिलती है, किस नदी से मिलती है, तो ये जाके चिनाब नदी में मिलती है, पाकिस्तान में शिपकिला दर्रे से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। मतलब सतलज नदी है, शिपकिला दर्रे से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, ठीक है। और इसमें कौन कौन सी परियोजनाएं हैं सतलुज नदी पर? इस पर परियोजनाएं हैं भाखड़ा नांगल परियोजना। तो भाखड़ा परियोजना जो है तो हिमाचल प्रदेश में है भाखड़ा, और नांगल जो है पंजाब में है। झील इसके पास में झील है गोविंद सागर। फिर श्योक नदी का उद्गम रीमो ग्लेशियर से होता है, और ये कहाँ जाके मिलती है, तो ये मिलती है सिंधु नदी में जाके, लद्दाख में। श्योक नदी के दो सहायक नदियाँ हैं, नुब्रा और गलवान। तो नुब्रा नदी जो है सियाचिन से निकलती है, और जो गलवान है वो अक्साई चीन से निकलती है। भारत चीन के मध्य विवादित है गलवान एरिया। फिर दोआब, दो नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र दोआब कहलाता है। तो सिंधु झेलम के बीच का क्षेत्र सिंधु सागर कहलाता है। चेनाब झेलम के बीच का क्षेत्र छज दोआब कहलाता है। रावी और चेनाब के बीच के क्षेत्र रचना दोआब कहलाता है। ब्यास और रावी के बीच के क्षेत्र बारी दोआब कहलाता है। ब्यास और सतलुज के बीच के क्षेत्र बिष्ट दोआब कहलाता है। फिर देखते हैं गंगा नदी कहीं से निकलती नहीं है, गंगा नदी बनती है। तो बनती कैसे, देखते हैं। बद्रीनाथ के सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है अलकनंदा नदी। तो अलकनंदा नदी पे धौली गंगा नदी आके जहाँ पे मिलती है तो वहाँ पे बनता है विष्णुप्रयाग। मतलब धौली गंगा नीति पास से आके मिलती है नीति पास से धौली गंगा अलकनंदा पे जहाँ पे आके मिलती है वो विष्णुप्रयाग है। फिर नंदाकिनी जहाँ पे जिस स्थान पे आके मिलती है नंदाकिनी जिस स्थान पे आके अलकनंदा से मिलती है तो उसे बोलते हैं नंदप्रयाग। फिर पिंडार जिस स्थान पे आके अलकनंदा से मिलती है उसे बोलते हैं कर्णप्रयाग। फिर
केदारनाथ से मंदाकिनी नदी आकर आती है और ये जहाँ पे मिलती है, जिस स्थान पे मिलती है अलकनंदा नदी से, तो वहाँ पे बनता है रुद्रप्रयाग। इसी तरह से गोमुख के गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी निकलती है और वो जिस स्थान पे आके अलकनंदा नदी से मिलती है तो वहाँ पे बनता है देवप्रयाग। यहीं देवप्रयाग के बाद से ये गंगा नदी बन जाती है, गंगा नदी कहलाती है। तो नदी का नाम यहाँ पे चेंज क्यों हुआ? क्योंकि जब जहाँ पे दो नदियाँ मिलती हैं तो जिस नदी की गहराई ज़्यादा होती है तो उस नदी का नाम आगे पड़ जाता है, तो यहाँ से फिर गंगा नदी नाम पड़ जाता है इसका मिलन के बाद से। फिर देख लेते हैं गंगा का प्रवाह किन किन राज्यों में है। तो गंगा का प्रवाह यूपी, बिहार, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल में है। उत्तराखंड में गंगा नदी 110 किलोमीटर बहती है, यूपी में 1450 किलोमीटर, बिहार में 445 किलोमीटर बहती है, झारखंड में 80 किलोमीटर बहती है और वेस्ट बंगाल में 520 किलोमीटर। और गंगा नदी का लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन कौन से? गंगा नदी के लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा। और गंगा नदी की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है यमुना, सोन, पुनपुन, फाल्गु। ठीक है। और हुगली जो है इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है, भी तरीका है, मतलब बाहर निकलती है उससे गंगा नदी से। तो यमुना नदी जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और गंगा नदी में आके मिलती है। ठीक है। तो यमुना नदी की सहायक नदी कौन कौन सी? यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? क्षिप्रा, पार्वती, काली, बनास। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, 25 किलोमीटर, मतलब 2525 किलोमीटर, 25 याद कर सकते हैं। गंगा की लंबाई कितनी है? गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर। कुल द्रोणी इसका क्षेत्रफल है 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर। यह भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रमुख सहायक नदियाँ, गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ को उनके बारे में जान लेते हैं। रामगंगा नदी, यह उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले से निकलती है तथा उत्तर प्रदेश में कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती है। यह नदी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती है। फिर है गोमती नदी, यह उत्तर प्रदेश के पीलीभीत माउंटेन से निकलती है तथा 940 किलोमीटर की यात्रा करते हुए गंगा में मिल जाती है। लखनऊ, सुल्तानपुर जैसे शहर इसी नदी के तट पर बसे हैं। गोमती नदी के किनारे लखनऊ भी बसा है, सुल्तानपुर जैसा भी बसा है। उद्योगों के कारण यह नदी प्रदूषित हो गई है, जिससे मत्स्यन भी प्रभावित होता है। फिर घाघरा नदी, यह नदी तिब्बत में स्थित मापचाचुंगो ग्लेशियर से निकलती है तथा बिहार में छपरा के निकट गंगा में मिल जाती है। सरयू तथा शारदा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसे कर्णाली या काली गंगा के नाम से जाना जाता है। फिर है गंडक नदी, यह नेपाल के काली गंडक और त्रिशूल गंगा के मिलने से बनती है। गंडक पटना के निकट सोनपुर में गंगा से मिल जाती है। यह बाढ़काई नदी है जो अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए जानी जाती है। फिर है कोसी नदी का उद्गम माउंट एवरेस्ट के निकट गसाईथान माउंटेन से होता है। यह नेपाल में अरुण के नाम से जानी जाती है। यह बिहार में भागलपुर के निकट गंगा में मिल जाती है। यह बाढ़काई नदी है तथा इसमें आई बाढ़ से हर साल होने वाली भारी विनाश के कारण इसे बिहार का शोक कहते हैं, कोसी नदी को। फिर है महानंदा नदी, गंगा नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। यह नदी वेस्ट बंगाल तथा बिहार की सीमा का निर्धारण करते हुए गंगा नदी में मिल जाती है। यह गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदियां हैं, लेफ्ट हैंड पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। फिर यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। कुल लंबाई इसकी 1375 किलोमीटर है। यह भारत की चौथी सबसे लंबी नदी है। दिल्ली, आगरा, मथुरा, वृंदावन, इटावा, हमीरपुर होते हुए यह प्रयागराज यूपी में गंगा नदी में मिल जाती है। फिर है सिंधु जल समझौता 1960। सिंधु, झेलम और चिनाब नदी, इन नदियों का 80% जल पाकिस्तान यूज करेगा और 20% जल भारत यूज करेगा। और रावी, ब्यास, सतलुज का 80% जल भारत यूज करेगा, 20% पाकिस्तान यूज करेगा। यह इसका मतलब इस समझौता में यही कहा गया था। लेकिन
पहलगाम हमले के बाद भारत ने इस समझौते को अनिश्चितकाल के लिए निरस्त कर दिया है। फिर है पुनपुन नदी। यह झारखंड के पलामू जिले से निकलती है तथा बिहार में गंगा से मिल जाती है। इस नदी के तट प्रसिद्ध शहर गया बसा हुआ है, मतलब पुनपुन नदी के तट पर गया शहर बसा हुआ है। फिर है सोन नदी। सोन नदी यह है मध्य प्रदेश में स्थित अमरकंटक चोटी से उद्गमित होती है। इसकी कुल लंबाई 780 किलोमीटर है। पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। रिहंद इसकी प्रमुख सहायक नदी है, जिस पर रिहंद बांध का निर्माण किया गया है। इसके पीछे निर्मित झील को गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से जाना जाता है। फिर है हुगली नदी। गंगा की उपतरिका है। इसे फरक्का बैराज के बाद हुगली कहा जाता है। इसके तट पर कोलकाता तथा हुगली नगर बसे हैं। हल्दिया के निकट यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। फिर है गंगा एक्शन प्लान। 1985 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा लाया गया था गंगा एक्शन प्लान। इसका चरण 1 है कि गंगा एक्शन प्लान चरण 1 जनवरी 1986 में शुरू हुआ। इसमें 3 राज्य यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल शामिल थे। चरण 2 1993 में लागू हुआ। इसमें 7 राज्य यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उत्तराखंड, दिल्ली और हरियाणा हैं। फिर केंद्रीय गंगा प्राधिकरण। इसका गठन 1985 में हुआ, गंगा नदी में प्रदूषण को कम करने के लिए तथा गंगा एक्शन प्लान की देखरेख के लिए। फिर आता है राष्ट्रीय नदी गंगा बेसिन प्राधिकरण, नेशनल रिवर गंगा बेसिन अथॉरिटी। इसका गठन भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के तहत किया गया था। 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। फिर आता राष्ट्रीय गंगा परिषद। इसकी स्थापना 2016 में हुई और इसको रिप्लेस किया, मतलब इसने जो राष्ट्रीय गंगा परिषद ने इसने NRGBA मतलब नेशनल रिवर गंगा बेसिन अथॉरिटी को रिप्लेस किया। इसे गंगा नदी के कायाकल्प, संरक्षण और प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय कार्यान्वयन परिषद के रूप में भी जाना जाता है। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। फिर नमामि गंगे कार्यक्रम जून 2014 में आता है। स्वच्छ गंगा कोष सितंबर 2014 में आता है। फिर है भुवन गंगा वेब ऐप। वेब आधारित ऐप है ये। इसरो द्वारा गंगा नदी के संरक्षण के लिए मतलब इसको लाया गया था। इसका मंत्रालय है भुवन गंगा वेब ऐप का मंत्रालय है जल शक्ति मंत्रालय। वर्ष 2017 में NGT नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल द्वारा गंगा नदी में कचरे के निपटान पर प्रतिबंध लगा दिया गया। फिर आता है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम चेमियांगडोंग ग्लेशियर तिब्बत से माना जाता है, मतलब तिब्बत से है। यहाँ से यारलुंग सांगपो, मतलब तिब्बत में इसे ब्रह्मपुत्र नदी को यारलुंग सांगपो कहा जाता है। यारलुंग सांगपो मतलब शुद्ध करने वाली नदी। हिमालय के समानांतर यह बहती है तथा ब्रह्मपुत्र नाम असम में मिलता है। फिर दिबांग और लोहित नदी के मिलने से मतलब ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र नाम असम में मिलता है दिबांग और लोहित नदी के मिलने से, और इसे असम का शोक भी कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। कुल लंबाई ब्रह्मपुत्र नदी की 2900 किलोमीटर है। भारत में 916 किलोमीटर है। ये जो है चिमयांगडुंग ग्लेशियर से निकलती है और तिब्बत में इसे सांगपो कहा जाता है। फिर इधर अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है इसे। और इसकी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ब्रह्मपुत्र की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं सुबनसिरी, कामेंग, पुथुमारी, मानस, संकोश, रैडाक, जलढाका, तीस्ता और रंगित। और इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है दिबांग, लोहित, बूढ़ीदिहिंग, धनसिरी, कोपली, दीकू। फिर लोहित नदी का उद्गम तिब्बत पठार से होता है। इसका प्रवाह असम और अरुणाचल प्रदेश में इसे खून की नदी के नाम से जाना जाता है। आरंभिक रूप से लाल मिट्टी के कारण यह नाम पड़ा। मिस्मी पर्वतमाला से बहती हुई यह ब्रह्मपुत्र में मिलती है। इस नदी पर भारत का सबसे लंबा पुल भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण किया गया है। भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सदिया सेतु लोहित नदी पर स्थित यह भारत का सबसे लंबा पुल है। इसका उद्घाटन 26 मई 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। लंबाई इसकी 9.15 किलोमीटर है। इसके निर्माण से अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच यातायात के समय में 4 घंटे की कमी आई है। फिर दिबांग नदी अरुणाचल प्रदेश तथा असम में बहने वाली प्रमुख नदी है जो मिस्मी पहाड़ी से उद्गमित होती है। वर्ष 2008 में इस नदी पर दिबांग परियोजना शुरू की गई थी। अरुणाचल प्रदेश के सदिया में यह ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है।
फिर तीस्ता नदी, यह है पाढुनरी हिमनद सुलामू झील से निकलती है। यह पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। इसे सिक्किम की जीवन रेखा कहा जाता है। तीस्ता नदी को सिक्किम की जीवन रेखा कहा जाता है। इस नदी के जल को लेकर भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद उत्पन्न है। फिर है मानस नदी, भूटान की पहाड़ियों से उद्गमित होकर यह भारत में असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 376 किलोमीटर है। यह नदी असम में स्थित मानस राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है। बाघ आरक्षित क्षेत्र भी है, मानस टाइगर रिजर्व। फिर है सुबनसिरी नदी, तिब्बत के पठार से उद्गमित होकर अरुणाचल प्रदेश होते हुए लखीमपुर जिले में ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 442 किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी और निचले सुबनसिरी जिलों का नाम इसी नदी के नाम पर रखा गया है। फिर है सनकोस नदी, सनकोस नदी यह भूटान की हिमालय श्रेणी से उद्गमित होती है तथा असम में यह ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। यह असम तथा पश्चिम बंगाल की सीमा बनाती है। लंबाई इसकी 320 किलोमीटर है। इसका नाम गदाधर नदी है। फिर है बोगीबील सेतु, असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। यह भारत का सबसे लंबा सेतु है, जबकि एशिया का दूसरा सबसे लंबा रेल सह सड़क सेतु है, जिसका उद्घाटन 25 दिसंबर 2018 को सुशासन दिवस के दिन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। यह असम के धेमाजी जिले और डिब्रूगढ़ जिले को जोड़ता है। इसका जीवनकाल 129 वर्ष का अनुमानित है। लंबाई इसकी 4.95 किलोमीटर है। फिर है गोदावरी नदी, गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र में बहती है। प्रवाह है इसका। इसकी गोदावरी की कुल लंबाई है 1465 किलोमीटर। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी का उद्गम त्र्यंबक पहाड़ी से होता है। यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर इसका अपवाह क्षेत्र है। फिर है वर्धा नदी, यह नदी मध्य प्रदेश में स्थित बैतूल के वर्धन शिखर से निकलती है तथा महाराष्ट्र में वेनगंगा नदी में मिल प्राणहिता नदी का निर्माण करती है। इसे अमरावती की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी पर मोरथी परियोजना का निर्माण किया गया है। पेनगंगा नदी वर्धा की प्रमुख सहायक नदी है, जो महाराष्ट्र के अजंता पहाड़ी से निकलती है। यह महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में वर्धा नदी से मिलती है। फिर वेनगंगा, सिवनी जिले के पारसवाड़ा पठार से निकलती है वेनगंगा नदी तथा महाराष्ट्र में वर्धा से मिलकर प्राणहिता के नाम से जानी जाती है। फिर प्राणहिता नदी वर्धा, पेनगंगा तथा वेनगंगा के संगम से बनी है प्राणहिता नदी। यह तेलंगाना एवं छत्तीसगढ़ की सीमा पर कालेश्वरम में गोदावरी नदी में मिलती है। फिर मंजीरा नदी, महाराष्ट्र की बालाघाट श्रेणी से निकलती है मंजीरा नदी तथा कर्नाटक होते हुए तेलंगाना में गोदावरी से मिलती है। मंजीरा नदी पर शिंगूर बांध बनाया गया है। फिर किन्नरसनी नदी प्रमुख कोयला क्षेत्र है। इसके पास प्रमुख कोयला क्षेत्र है। गोदावरी की सहायक नदी है किन्नरसनी नदी, जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। किन्नरसनी बांध इसी नदी पर है। किन्नरसनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से होकर बहती है यह नदी। कृष्णा नदी अपवाहन तंत्र, मूसी नदी तेलंगाना में प्रवाहित होती है। मूसी नदी के तट पर हैदराबाद बसा हुआ है। हिमायत सागर और उस्मान सागर बांध का निर्माण इसी नदी पर हुआ है। ये बांध हैदराबाद की जल आपूर्ति करते हैं। घाटप्रभा नदी यह है कृष्णा नदी के दाएं तट से प्रमुख सहायक नदियों में से एक है, जो महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में प्रवाहित होती है, जो इसकी कुल लंबाई 283 किलोमीटर है। यह नदी कर्नाटक के बेलगावी जिले में एक अत्यंत मनोहारी गोमुखी जलप्रपात का निर्माण करती है। फिर मालप्रभा नदी, यह नदी कर्नाटक के पश्चिमी घाट से निकलती है तथा कर्नाटक के बागलकोट जिले में कृष्णा नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 304 किलोमीटर है। फिर तुंगभद्रा नदी, यह कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी है, जो तुंग एवं भद्रा के मिलने से बनती है। कर्नाटक के कुडली नामक स्थान पर मिलती है। इसी नदी पर तुंगभद्रा परियोजना स्थापित की गई है। तुंग एवं भद्रा दोनों पश्चिमी घाट के गंगा मूला से निकलती हैं। फिर पंचगंगा नदी महाराष्ट्र में स्थित भारत की महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। यह कसारी, कुंभी, तुलसी, भोगवती, सरस्वती से मिलकर बनी है।
यह कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। फिर है दुग्धगंगा नदी, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में बहने वाली एक नदी है ये। इसका उद्गम महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले की पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से होता है। कर्नाटक के बेलगाम जिले में कृष्णा नदी में इसका विलय हो जाता है। फिर है कावेरी नदी, कावेरी नदी अपवहन तंत्र। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। यह कर्नाटक तमिलनाडु होते हुए कावेरी पत्तनम के निकट बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। इसकी जो कावेरी की कुल लंबाई है 800 किलोमीटर है। इस नदी के ऊपरी क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून से तथा निचले क्षेत्र में उत्तर पूर्व मानसून से वर्षा जल की उपलब्धता होती है। यही कारण है कि हिमालयी नदियों की तरह यह सदानीरा है, मतलब वर्ष भर इसमें जल रहता है, जो कि प्रायद्वीपीय नदियों में एक अपवाद है। कर्नाटक में कृष्णा राजा जलाशय एवं तमिलनाडु में स्टेनले जलाशय का निर्माण किया गया है। फिर भवानी नदी, भवानी नदी पश्चिम घाट की नीलगिरी पहाड़ी से निकलती है, केरल के साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान के पास से गुजरती है और तमिलनाडु में कुडुथुरई स्थान पर कावेरी में मिलती है। फिर अकरावती नदी कर्नाटक में स्थित नंदी पहाड़ी से निकलती है तथा यह कर्नाटक में कावेरी से मिलती है। फिर हेरंगी नदी, हेरंगी नदी कर्नाटक के गोदांगू में पश्चिमी घाट की पुष्पगिरी पहाड़ियों से निकलती है। हरंगी कुशालनगर से 5 किलोमीटर उत्तर में कुडके के पास कावेरी में मिलती है। फिर है लक्ष्मण तीर्थ नदी, इसका उद्गम कर्नाटक में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है तथा कृष्णा राजा जलाशय में कावेरी से मिलती है। यह नागरहोल तथा ब्रह्मगिरी राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती है। फिर अमरावती नदी, इसका उद्गम तमिलनाडु में स्थित अन्नामलाई पहाड़ी से होता है। यह कावेरी की सबसे लंबी सहायक नदी है, जो तमिलनाडु में करूर के निकट कावेरी से मिलती है। यह नदी इंदिरा गांधी नेशनल पार्क से होकर प्रवाहित होती है। अन्य नदियाँ, साबरमती नदी, यह राजस्थान में अरावली की मेवाड़ पहाड़ियों से निकलती है तथा खंबात की खाड़ी में गिरती है। इस नदी के तट पर प्रसिद्ध शहर अहमदाबाद बसा हुआ है। इस नदी की लंबाई 320 किलोमीटर है। फिर है स्वर्णरेखा नदी, स्वर्णरेखा नदी का उद्गम रांची के पठार से होता है और इसके मुहाना में जाकर मिलती है उड़ीसा में चौमुथा गांव के निकट बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। जमशेदपुर इसी के तट पर बसा हुआ है, स्वर्णरेखा के तट पर। इसकी लंबाई है 395 किलोमीटर। स्वर्णरेखा की सहायक नदियाँ हैं खरकाई एवं कांची। फिर है दामोदर नदी, दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के पलामू जिले से निकलती है तथा पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में मिल जाती है। यह एक बाढ़काई नदी है, इसलिए इसे बंगाल का शोक भी कहते हैं। स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना इस नदी पर बनाई गई है। यह नदी घाटी कोयले के प्रचुर भंडार हेतु प्रसिद्ध है। फिर है पेरियार नदी, पेरियार नदी केरल में अन्नामलाई पहाड़ी से निकलकर अरब सागर में गिरती है। केरल की सबसे लंबी नदी है। इसी नदी पर पेरियार तथा इडुक्की परियोजना का निर्माण किया गया है। फिर लूनी नदी, लूनी नदी अंतःस्थलीय नदी है। अजमेर में अरावली के नाग पर्वत से निकलती है तथा कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। कुल लंबाई इसकी लूनी नदी के 320 किलोमीटर है। रेगिस्तान की गंगा भी कहते हैं लूनी नदी को। फिर ब्राह्मणी नदी ओडिशा के राउरकेला में छोटा नागपुर पठार से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। वास्तव में यह कोयल एवं शंख नदियों के संगम से मिलने से बनती है। इस नदी के तट पर राउरकेला नगर बसा हुआ है। फिर घग्गर नदी, घग्गर नदी यह शिमला के निकट शिवालिक से उद्गमित होती है तथा हरियाणा होते हुए राजस्थान के हनुमानगढ़ में मरुस्थल में विलीन हो जाती है। यह हरियाणा की प्रमुख नदी है, इसलिए इसे हरियाणा की जीवन रेखा कहते हैं। फिर पेन्नार नदी, पेन्नार नदी यह नदी कर्नाटक में स्थित नंदीदुर्ग पहाड़ी से निकलती है तथा आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब हम देखते हैं इन नदियों को मैप्स के थ्रू, कुछ प्रमुख नदियों को मैप्स के थ्रू देखेंगे। तो पहले देखते हैं सिंधु नदी को। सिंधु नदी, इसका उद्गम बुखारजू ग्लेशियर से होता है और ये लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य से होते हुए लद्दाख में प्रवेश करती है। फिर लद्दाख से ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है और अरब सागर में मिल जाती है। जो सिंधु नदी है इसकी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है इसकी श्योक, न्यूब्रा, गलवान, सिगार,
गिलगित और हुंजा। और जो सिंधु नदी की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम। तो देखते हैं सतलुज कहाँ से निकलती है। सतलुज राकेशताल झील से निकलती है और सतलुज तिब्बत से होते हुए हिमाचल प्रदेश फिर पंजाब में प्रवेश करती है। मतलब इसका प्रवाह सतलुज नदी का तिब्बत, हिमाचल प्रदेश और पंजाब है। फिर है ब्यास नदी। ब्यास नदी रोहतांग पास से निकलती है, उद्गमित होती है और हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बहती है। फिर है रावी नदी। रावी नदी भी रोहतांग पास से निकलती है और ये हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर में बहती है। फिर है चेनाब नदी। चेनाब नदी ये चंद्रा और भागना नदी के मिलने से बनती है चेनाब नदी और जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान में इसका प्रवाह है। फिर है झेलम नदी। झेलम नदी यह वेरीनाग झील से निकलती है और ये चिनाब में मिल जाती है। ठीक है, तो ये है सिंधु नदी तंत्र। फिर देखते हैं गंगा नदी तंत्र, द गंगा रिवर सिस्टम। द गंगा रिवर सिस्टम। गंगा नदी कहीं से निकलती नहीं है। गंगा नदी क्या होता है, गंगा नदी बनती है। कैसे बनती है देखते हैं। बद्रीनाथ से ये अलकनंदा नदी निकलती है। तो धौली गंगा नदी अलकनंदा नदी से जहाँ पर मिलती है वहाँ पे बनता है विष्णुप्रयाग। नंदाकिनी नदी अलकनंदा से जहाँ पर मिलती है वहाँ पे बनता है नंदप्रयाग। पिंडार नदी अलकनंदा से जहाँ पर मिलती है वहाँ पे बनता है कर्णप्रयाग। और मंदाकिनी केदारनाथ से मंदाकिनी नदी आती है और जहाँ पे मिलती है अलकनंदा से वहाँ पे बनता है रुद्रप्रयाग। इसी तरह से गंगोत्री नदी से भागीरथी नदी निकलती है और जहाँ पे अलकनंदा से मिलती है वहाँ पे बनता है देवप्रयाग। तो देवप्रयाग के बाद से गंगा नाम पड़ता है इस नदी का। गंगा नाम क्यों पड़ता है, क्योंकि जो दो नदियाँ जब जहाँ पे मिलती हैं तो जिस नदी का गहराई ज़्यादा होती है आगे से उसका नाम पड़ जाता है। तो भागीरथी की गहराई ज़्यादा थी तो आगे गंगा नाम पड़ गया, मतलब देवप्रयाग के बाद से। फिर देखते हैं गंगा नदी के लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी। गंगा नदी के लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा। और इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं यमुना, सोन, पुनपुन। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और ये गंगा में मिलती है आके। यमुना की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हैं, चंबल, सिंध, यमुना की ट्रिब्यूटरी हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन, CSBK, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी, चंबल जो है चनापाव माउंटेन से निकलती है और यमुना में आके मिल जाती है। चंबल की ट्रिब्यूटरी हैं क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती और बनास। गंगा नदी जो है ये कहाँ, बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। गंगा नदी की जो डिस्ट्रीब्यूटरी है, गंगा नदी की डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब ये तरीका है हुगली नदी। हुगली नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। इसे दामोदर नदी को सौरव बंगाल भी कहा जाता है। फिर आता है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी चिमयांगडोंग ग्लेशियर, तिब्बत में चिमयांगडोंग ग्लेशियर से निकलती है। तिब्बत में से ब्रह्मपुत्र नदी को शांगपो कहा जाता है, यालुंग सांगपो, शांगपो। फिर अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिबांग अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहा जाता है। और इसकी ब्रह्मपुत्र नदी की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं सुबनसिरी, कामेंग, पुथुमारी, मानस, संकोच, रैडाक, जलढाका, तीस्ता और रंगित हैं। और इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं दिबांग, लोहित, बोहिदिंग, तीकू, धनसिरी, कोपिली। फिर आता है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी किन किन राज्यों से होकर बहती है, तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्रा में प्रवाहित होती है। गोदावरी नदी का उद्गम होता है त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से। महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से गोदावरी निकलती है। गोदावरी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं दूधना, पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा से बनती है प्राणहिता। फिर है इंद्रावती की ट्रिब्यूटरी है नारंगी। फिर है सबरी की ट्रिब्यूटरी बालीमिला, सेलेरू। और फिर इसकी
राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं गोदावरी की प्रवरा, मूला, मंजरा, मानेर और किन्नास्नी नदी, और ये बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। फिर आता है कृष्णा नदी, कृष्णा रिवर। कृष्णा नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र में प्रवाहित होती है। कृष्णा नदी की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है नीरा, मान, सीना, इन तीनों को मिलने से भीमा बनती है, जो कि इसमें कृष्णा में मिलती है। फिर है मूशी, मुन्नेरू, भीमा, मूशी, मुन्नेरू। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है इसकी कोयना, वरना, पंचगंगा, दुग्धगंगा, घाट प्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा। फिर आते हैं कावेरी नदी। कावेरी नदी कर्नाटका और तमिलनाडु में बहती है, और कावेरी नदी का उद्गम होता है कर्नाटका के ब्रह्मगिरी माउंटेन से। इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है कावेरी की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है हेमावती, सिमसा, अर्कावती, तुनानानुमुट्टई। इसे एच सैट से याद कर सकते हैं, एच सैट, HSAT, हेमावती, सिमसा, अर्कावती, तुनानानुमुट्टई। और इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है लक्ष्मण तीर्थ, काबनी, सुवर्णावती, भवानी, नोइल, अमरावती, संयुक्ता। फिर आते हैं महानदी रिवर। महानदी रिवर ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में प्रवाहित होती है। इसका उद्गम है, महानदी नदी का उद्गम जो है ये छत्तीसगढ़ के सिहावा माउंटेन से निकलती है, धामतारी रीजन से। और इसका लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं शिवनाथ, हसदो, मांद, इव और तेल, ओंग, चोंक। और इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है देवी, और ये बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। फिर यहाँ पे लिखा एक चीज़ छोटा सा कि वेद और ब्राह्मण ग्रंथ, वेदों के मतलब कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऐतरेय और कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं तैत्तिरीय और शतपथ। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं पंचविश एवं जैमिनी, और अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। अब देखते हैं झील। स्थल भाग पर स्थिर जल का वह क्षेत्र जो चारों ओर से स्थल से घिरा हो झील कहलाती है। विवर्तनिक झील पृथ्वी के अंतर्जात बल द्वारा क्षैतिज एवं लंबवत संचलन के कारण भूपटल के उठने अथवा धंसने पर अनेक झीलों का निर्माण होता है। इन्हें विवर्तनिक झील कहते हैं। इनके अंतर्गत भ्रंश झील, भूकंप निर्मित झील, अभिनातीय झील को रखा जाता है, जैसे वुलर झील। लैगून अथवा अनूप झील इसका निर्माण तब होता है जब समुद्र जल के द्वारा कुछ भाग बालू, चट्टान अथवा प्रवाल के द्वारा मुख्य जल से अलग हो जाता है। कुछ झीलें संकरे जलीय भागों द्वारा समुद्र से जुड़ी होती हैं, जैसे चिल्का, वेम्बनाथ, अष्टमुडी, कोल्लेरू, पुलिकट आदि। पवन द्वारा निर्मित झील वायु अपर्दन द्वारा बनी झील शुष्क एवं अर्ध शुष्क प्रदेशों में हवा के अपर्दन के फलस्वरूप यत्र तत्र अनेक गड्ढे बन जाते हैं, जिसमें जल भरने से अस्थायी झील बन जाती है। फिर है बालू का स्तूप झील। मरुस्थलों में हवा के बने बालू के टीलों के बीच यत्र तत्र गड्ढे बन जाते हैं, जिसमें जल भरने पर उथली झीलें बन जाती हैं, जैसे सूडान की चार झील इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। फिर नदी द्वारा निर्मित झील गोखुर झील। मैदानी भाग में नदियाँ विसर्पण बनाती हुई बहती हैं। जब कभी नदी विसर्प छोड़कर सीधा मार्ग ग्रहण कर लेती है तो विसर्पण का छूटा हुआ भाग झील बन जाता है। ऐसी झीलों को छाड़न या गोखुर झील कहते हैं। यह अपरदनात्मक झील है। फिर आता बाढ़ के मैदान की झील। बाढ़ के मैदान में मिट्टी के निक्षेप के कारण तस्तरेनुमा उथले गड्ढे बन जाते हैं। तब इन गड्ढों में पानी भर जाता है तो ये झील का रूप ले लेते हैं। हिमानीकृत झील हिमोड़ के निक्षेप से अथवा अपर्दन से तथा कभी कभी नदियों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो जाता है, जिससे सामान्य झीलों का निर्माण होता है। फिर ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील। लावा प्रदेश की झील। ज्वालामुखी से निस्सित लावा कहीं पर अधिक तथा कहीं पर कम होता है। जमने के उपरांत प्रदेश का धरातल असमान हो जाता है तथा इस लावा प्रदेश में निम्न स्थानों या गड्ढों में जल भर जाने से झीलों का निर्माण हो जाता है। फिर है क्रेटर झील ज्वालामुखी के शांत होने पर उनके मुख में वर्षा का जल भर जाने पर जो झील बनते हैं उसे क्रेटर झील कहते हैं। भारत की प्रमुख झीलें। वुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है वुलर झील। यह झील झेलम नदी के प्रवाह को नियंत्रित करती है तथा जो इसे पार करती है। इसका क्षेत्रफल तेजी से सिकुड़ रहा है। वर्ष 1990 में रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वेटलैंड के रूप में नामित किया गया है। फिर है डल झील।
कश्मीर घाटी में स्थित यह ताजे जल की झील है। यह कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है तथा भारत की सबसे सुंदर झील है। यह पर्यटन का प्रमुख केंद्र है। इसके चारों ओर श्रीनगर शहर का विस्तार है। इसे कश्मीर का मुकुट या कश्मीर का गहना भी कहा जाता है। डल झील के मुख्य आकर्षण का केंद्र है यहाँ के शिकारी या हाउस बोट। इस झील में भारत का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर है। फिर है मानसबल झील। मानसबल झील भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के गंदेरबल जिले में स्थित है। मानसबल झील 3 गांवों से घिरी हुई है, जकोरबल, कोंडाबल, गंदरबल। यह भारत की सबसे बड़ी गहरी झील है। यह भारत की सबसे गहरी झील है। भारतीय नौसेना राष्ट्रीय कैडेट कोर के युवाओं को इसी झील पर प्रशिक्षण देती है। फिर यह झील बर्ड वाचर्स के लिए खास जगह है। यह कमल पुष्प के लिए प्रसिद्ध है। फिर है नागिन झील। नागिन झील जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शहर की डल झील के समीप स्थित है। यह झील आसपास के क्षेत्र में ज्वेल इन द रिंग के नाम से काफ़ी विख्यात है, जो चारों तरफ से पेड़ों से घिरी हुई है। यह पर्यटन के लिए विख्यात है। फिर है वेरी नाग झील। यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। इस झील से झेलम नदी निकलती है। यह पर्यटन का प्रमुख केंद्र है। फिर लद्दाख की झील। लद्दाख में सोमोरेरी झील। यह लद्दाख में चांगथांग पठार पर स्थित ताजे पानी की झील है, जो हिमानी निर्मित झील है। यह महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, साथ ही बाहर से आने वाले पक्षियों के कारण प्रसिद्ध है। यह प्रवासी पक्षियों के लिए प्रजनन स्थल है। सोमोरेरी को वेटलैंड संरक्षण रिजर्व के रूप में संरक्षित किया गया है। फिर है पैंगोंग त्सो झील। यह दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है। यह पूर्वी लद्दाख में फैली हुई है। इसका जल खारा होने के कारण इसमें मछली या अन्य कोई जलीय जीव नहीं है, परंतु यह कई प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रजनन स्थल है। एलएसी रेखा झील के मध्य से होकर इस झील के मध्य से होकर गुजरती है। इस झील का 45 किलोमीटर लंबा पश्चिमी भाग भारतीय नियंत्रण में है, जबकि शेष चीन के नियंत्रण में है। भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच पैंगोंग त्सो झील के समीप लद्दाख में तनाव की स्थिति देखने को मिलती रहती है। फिर है शोकर झील। शोकर झील को सफ़ेद झील भी कहते हैं। यह खारे पानी की झील है जो लद्दाख के चांगथांग पहाड़ी पर स्थित है। यह खारे पानी की झील है। यह श्वेत झील भी कहते हैं क्योंकि झील के तट पर नमक के टीले हैं। इसके आसपास पशुपालन का कार्य किया जाता है। शोकर को वेटलैंड संरक्षण रिजर्व के रूप में संरक्षित किया गया है। फिर है उत्तराखंड की झीलें। सात ताल झील। यह उत्तराखंड के कुमाऊं में झीलम ताल नगर के निकट 7 झीलों का समूह है। सात ताल झील, जो प्रवासी पक्षियों के लिए स्वर्ग है। यह झील पर्यटन विभाग के प्रमुख सैलानी क्षेत्रों में से एक है। इस झील में नौका विहार करने की सुविधा है। सात ताल झील में नौकुचिया देवी का मंदिर भी है। फिर है भीमताल झील। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित मीठे पानी की झील है भीमताल झील, जिसके केंद्र में एक छोटा सा द्वीप भी है। यह त्रिभुजाकार झील है। यह राष्ट्रीय उद्यान एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन हेतु प्रसिद्ध है। इस झील में एक मछली घर भी है। फिर है नैनीताल झील। नैनीताल झील उत्तराखंड में स्थित मीठे पानी की झील है। पुराणों में इसे त्रिऋषि सरोवर भी कहा जाता है। फिर है देवताल झील। उत्तराखंड के चमोली जिले में देवताओं का तालाब साल के ज़्यादातर समय में जमी रहती है, सितंबर में पिघलती है। भारत तिब्बत सीमा पर स्थित है देवताल झील। फिर है गोहना झील। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित एक कृत्रिम झील है, जो अपने मनोरम छटा के कारण एक प्रमुख पर्यटन केंद्र है। फिर है हिमाचल प्रदेश की झीलें। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित ताजे पानी की झील है। लार्जेस्ट लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश। 2005 में रामसर वेटलैंड के रूप में इसे शामिल किया गया। पर्यटन का प्रमुख केंद्र, चिड़ियाघर एवं लायन सफारी स्थित है। फिर नाको झील हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। नाको झील झील के पास 4 बौद्ध मठ हैं। फिर है सूरज ताल झील। यह झील हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। यह भागा नदी का उद्गम स्रोत है। इसे सूर्य देवता की झील भी कहते हैं। फिर आता है चंद्रताल झील। यह झील हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। चंद्रताल से चंद्र नदी का उद्गम होता है, जो आगे चलकर भागा नदी से मिलकर चंद्रभागा और जम्मू कश्मीर में जाकर चेनाब कहलाने लगती है। रामसर आद्य भूमि इसके पास है, ये जो चंद्रताल झील है रामसर आद्य भूमि में शामिल है। फिर आता है सिक्किम की झीलें। सिक्किम की झीलों में है, पहला है चोलामू झील। यह सिक्किम में स्थित है, जो भारत की सबसे ऊंची झील है। भारत की सबसे ऊंची झील है चोलामू झील सिक्किम की।
इसी के निकट से तीस्ता नदी का उद्गम होता है। यह पर्यटन का प्रमुख केंद्र है। भारत तिब्बत सीमा पर स्थित है, इसलिए यहाँ आने के लिए प्रशासनिक अनुमति की जरूरत होती है। तीस्ता नदी का उद्गम स्रोत है चोलामू लेक। फिर है सोंगमो झील, इसे चांगो झील के नाम से भी जाना जाता है। यह सिक्किम के पूर्वी भाग में स्थित है। यह अत्यंत मनोरम झील है। झील की सतह ऋतुओं के परिवर्तन के साथ अलग अलग रंगों को प्रतिबिंबित करती है। फिर है राजस्थान की झीलें। राजस्थान की झीलों में है सांभर झील। सांभर झील भारत की सबसे बड़ी आंतरिक लवणीय झील है जो राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। यह झील भारत में नमक की आपूर्ति बड़े पैमाने पर करता है। इसे 6 नदियों यथा मेड़ता, समौद, मंथा, रूपनगर, खारी एवं खंडेला का जल प्राप्त होता है। फिर है जयसमंद या ढेबर झील। लवणीय झील नमक उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। 17वीं शताब्दी में उदयपुर के राजा ने इसे निर्मित करवाया था। फिर है पुष्कर झील। यह राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित एक पवित्र झील है जो अरावली श्रेणी में स्थित है। पौराणिक दृष्टिकोण से भी इस झील का महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा में इस झील के निकट पुष्कर मेला लगता है। फिर है नक्की झील, कटोरे की आकृति की झील जो माउंट आबू में स्थित है। इस झील के चारों ओर नौकायान एवं घुड़सवारी उपलब्ध है। पिछोला झील राजस्थान के उदयपुर शहर में स्थित प्रसिद्ध और खूबसूरत झील है। इसे उदयपुर की जीवनदायिनी माना जाता है। पिछोला झील के बीच में 2 प्रमुख द्वीप स्थित हैं, जगनिवास पैलेस एवं जगमंदिर। निर्माण 16वीं सेंचुरी में मेवाड़ के राजा राज सिंह द्वारा इसका निर्माण हुआ। फिर फतेह सागर झील, इसका नाम महाराणा फतेह सिंह के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने इस झील का पुनर्निर्माण 1678 में करवाया था। इस झील के 4 प्रमुख द्वीप हैं, इनमें से नन्ही काशी और मोटा काशी प्रमुख है। इसके अतिरिक्त राजस्थान में आनंद सागर झील बांसवाड़ा, आना सागर झील अजमेर, गड़ी सागर जैसलमेर, दूध तलाई झील उदयपुर प्रसिद्ध है। फिर है गुजरात की झीलें। कांकरिया झील गुजरात के अहमदाबाद में स्थित एक ऐतिहासिक और प्रसिद्ध झील है। यह गुजरात की सबसे बड़ी झील है। कांकरिया झील का निर्माण सुल्तान कुतुबुद्दीन ने 15वीं शताब्दी में कराया था। इससे पहले कुतुबुद्दीन झील के नाम से जाना जाता था। कांकरिया कार्निवाल यह हर साल दिसंबर के महीने में आयोजित किया जाता है। झील के बीच में एक सुंदर द्वीप है जिसे नागिनवाड़ी कहा जाता है। फिर यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा है ऊपर। इंटेमोफैगी क्या होता है? ईटिंग इंसेक्ट्स को खाने वाले को क्या कहते हैं? इंटेमोफैगी। और इंटेमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी करना इंटेमोलॉजी कहलाता है। और इंटेमोफैगी ईटिंग ऑफ ईटिंग इंसेक्ट्स। फिर आता है हमीर सागर झील, गुजरात के कच्छ भुज में स्थित ऐतिहासिक और सुंदर झील है। इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में कच्छ के राजा राव हमीर जी द्वारा कराया गया था। इनके नाम पर ही हमीर सागर झील है। इस झील के मध्य झील उद्यान भी है जिसे राजेंद्र पार्क के नाम से जाना जाता है। फिर नल सरोवर झील, यह झील नल सरोवर पक्षी अभयारण्य का एक हिस्सा है जो गुजरात के अहमदाबाद क्षेत्र में स्थित है। सुरसागर झील, चांद तालाब के नाम से मशहूर सुरसागर झील बड़ोदरा शहर के बीच में स्थित है। यहाँ 120 फीट ऊंची शिव की प्रतिमा है। फिर है नारायण सरोवर, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक पवित्र और ऐतिहासिक झील है। यह झील हिंदू धर्म में एक विशेष महत्व रखती है। विभिन्न हिंदू धर्म ग्रंथों और स्रोतों के अनुसार 5 पवित्र झीलें हैं जिन्हें सामूहिक रूप से पंच सरोवर कहा जाता है। इनमें से यह एक है। यह झील श्रीमद् भागवत महापुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में उल्लिखित है। यहाँ हर साल कार्तिक पूर्णिमा को भव्य मेले और धार्मिक आयोजन होते हैं। नारायण सरोवर झील में ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का आइसोटोप है और सी वाटर में पाया जाता है। फिर आता है दामोदर कुंड। दामोदर कुंड भारत की सबसे पवित्र झीलों में से एक है। जूनागढ़ में गिरनार पहाड़ियों की तलहटी में स्थित यहाँ लोग दिवंगत आत्माओं का अंतिम संस्कार करने के लिए आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पानी में आत्माओं को मोक्ष या जन्म और पुनर्जन्म के कर्म चक्र से पूर्ण मुक्ति प्रदान करने की शक्ति होती है। पवित्र स्नान के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। फिर आता है सापुतारा झील, गुजरात सापुतारा हिल स्टेशन पर स्थित है। यह नागों के निवास के रूप में जानी जाती है। फिर गोमती झील, गुजरात के खेड़ा में स्थित है। पवित्र गोमती झील के नाम पर बनी यह झील भगवान रणछोड़ राय के मंदिर के करीब स्थित है। फिर है सहस्त्रलिंग तालाब,
पाटन में स्थित इस तालाब का निर्माण उस युग के चालुक्य शासकों द्वारा करवाया गया था, इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में शामिल किया गया है। फिर है थोल झील, गुजरात के महसाना जिले में है, इसे पक्षी अभयारण्य का दर्जा दिया गया है। फिर है बिंदु सरोवर, गुजरात के पाटन में स्थित पवित्र झील है, यह पंच सरोवर में सम्मिलित है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान महाविष्णु के आंसू यहाँ गिरे थे और इसी से यह पवित्र तालाब या झील बनी है। मैकेंजी और पार्कर ने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दी थी। आर्थर होम्स ने कन्वेक्शनल करंट थ्योरी दी थी। हैरी हेस ने सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी दी थी और वैगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी। 90 ईस्ट रीच कहाँ है? इंडियन ओशन में है। फिर देखते हैं चंदोला झील, गुजरात में स्थित यह झील नमक मार्च से संबंधित है। साबरमती आश्रम जाते समय चंदोला झील रास्ते में एक छोटे पड़ाव के रूप में काम आई थी। फिर आता है महाराष्ट्र की झीलें, लोनार झील महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में स्थित एक प्रसिद्ध झील है, यह क्रेटर झील है, उल्कापिंड के गिरने से निर्माण हुआ है, खारे पानी की झील है। फिर आता है शुक्रवारी झील, महाराष्ट्र राज्य के बीड जिले में स्थित एक प्रसिद्ध झील है जिसे जुम्मा सरोवर या गांधी सागर के नाम से जाना जाता है। फिर आती है उपवन झील, महाराष्ट्र के ठाणे में स्थित एक प्रसिद्ध और आकर्षक झील है, इसका निर्माण जेके सिंघानिया द्वारा औद्योगिक जलापूर्ति के लिए किया गया था। उपवन झील ठाणे का वार्षिक संजय गांधी उपवन आर्ट फेस्टिवल का प्रमुख स्थल है, जिसमें कला, संस्कृति और संगीत का उत्सव मनाया जाता है। फिर आता है वेन्ना झील, महाबलेश्वर में स्थित है, इसका निर्माण 1842 में सतारा के राजा अप्पा साहेब महाराजा ने कराया था। तुलसी झील, मुंबई को पानी की आपूर्ति कराता है, संजय गांधी नेशनल पार्क में स्थित है, इसका नाम माता सीता के नाम पर रखा गया है, यहाँ तुलसी के पौधे की अधिकता है। फिर है पवई झील मुंबई में स्थित कृत्रिम झील है, जिसका निर्माण 1770 में मेडिकल ऑफिसर सर जॉन जॉनसन द्वारा किया गया था। मुंबई को पानी की आपूर्ति करता है ये पवई झील। फिर आता है सलीम अली झील, मुंबई में सलीम अली पक्षी अभयारण्य के पास स्थित है, इसका नाम प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक सलीम अली के नाम पर रखा गया है, इसे खिजरी तालाब के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र में फुटाला झील, रंगला झील, रेल देवी झील, शिवसागर झील, मोदक झील आदि प्रसिद्ध हैं। फिर है कर्नाटक की झीलें, अय्यानकेरे झील कर्नाटक में बाबूदान पहाड़ी के पास स्थित है, होयसल राजाओं ने इसका जीर्णोद्धार कराया था, इसे डोडा मगोड़ा केरे भी कहते हैं। फिर है काबिनी झील, कर्नाटक में स्थित नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है। फिर आती है लिंगाना माकी झील, कर्नाटक में श्रावती नदी पर बना बांध है, जिसके पीछे यह झील स्थित है, जोग जलप्रपात के समीप है ये झील, लिंगाना माकी झील। फिर आता है होने मारादू झील, श्रावती नदी पर स्थित है, यह एक गांव होने मरादू के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। फिर है भद्रा झील, कर्नाटक में भद्रा नदी पर स्थित है, यह भद्रा अभयारण्य का हिस्सा है। फिर है पंपा सरोवर कर्नाटक में स्थित है, यह पंच सरोवर में से एक है। फिर है भीमेश्वरी झील, यह कर्नाटक में बेंगलुरु के निकट कावेरी नदी पर स्थित है, शिव समुद्रम जलप्रपात तथा मेकेदातु जलप्रपात के बीच स्थित है यह भीमेश्वरी झील। इसके अतिरिक्त कर्नाटक में कदर झील, हेरंगी झील, हेमावती झील, चिकलीहोल झील, गजानूर झील आदि प्रसिद्ध हैं। केरल की झीलें, वेम्बनाड झील, यह केरल की सबसे बड़ी तथा सबसे लंबी झील है। वेम्बनाड झील को केरल की जीवन रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि यह राज्य के कृषि, मछली पालन और जल परिवहन के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ ओणम के अवसर पर नौकायन प्रतियोगिता होती है, जिसे बालम कली कहा जाता है। नौकायान हेतु नेहरू ट्रॉफी का आयोजन होता है, यह रामसर समझौते के तहत आर्द्र भूमि घोषित है। इस झील में वेलिंगटन तथा वल्लार पद्म द्वीप है। अष्टमुडी झील, इसे केरल के बैकवाटर के गेटवे के रूप में जाना जाता है, केरल की दूसरी सबसे बड़ी झील है। पेरियार झील, पेरियार नदी पर बने मुल्ला पेरियार बांध के पीछे स्थित है। सस्तम कोट्टा झील, केरल की मीठे पानी की झील है, झीलों की रानी कहा जाता है सस्टम कोट्टा झील को, रामसर वेटलैंड में शामिल है। फिर है पुकोड़े झील, यह केरल के वायनाड में स्थित है, केरल की सबसे छोटी झील है। इसके अतिरिक्त केरल में वेलियानी झील, पाखो झील, मननचिरा झील, चेम्बा झील, कथामकुल झील आदि प्रसिद्ध हैं। फिर है तमिलनाडु की झीलें, वीरनम झील तमिलनाडु की सबसे पुरानी झीलों में से एक है। कोडाई कनाल झील, कोडाई कनाल हिल स्टेशन के बीचों बीच स्थित है,
आकार अंडाकार है इसका। फिर पालनी हिल्स, मतलब ये जो कोडाई कनाल झील है पालिनी हिल्स पर स्थित है, जैव विविधता का भंडार है यहाँ। फिर है पुलिकट झील, तमिलनाडु आंध्रा की सीमा पर स्थित है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। झील के मध्य श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। फिर है कालीवली झील, कालीवली झील पक्षी अभयारण्य भी है। अन्य तमिलनाडु की झीलें हैं कोलावाई झील, चेम्बर चेम्बरमबक्कम झील, सोलावरम झील, अम्बातुर झील, येलागिरी झील आदि। आंध्र प्रदेश की झीलें कोल्लेरू झील, पुलिकट झील, कंबम झील, ओक झील, श्रीशैलम झील। फिर आता है कोलेरू लेक, कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश में कृष्णा गोदावरी डेल्टा के मध्य अवस्थित ताजे पानी की झील है। अभयारण्य, ये अभयारण्य घोषित भी किया गया इसे। फिर तेलंगाना झील, हुसैन सागर झील, उस्मान सागर झील, फॉक्स सागर झील, हिमायत सागर झील, निजाम सागर झील, पाखाल झील, रामप्पा झील, समीरपेट झील, सिंगूर जलाशय, वडेपल्ली लेक, लखनवरम लेक, खाजागुड़ा लेक। हुसैन सागर झील जुड़वा शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद को अलग करती है। इसे दुनिया का दिल का दर्जा संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन ने दिया था। पाखाल झील को काकतीय राजा गणपति ने बनवाया था। यह पाखाल वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है। फिर था उड़ीसा की झीलें, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील है। चिल्का लेक रामसर लिस्ट में शामिल है। झींगा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जलीय पक्षियों का अधिवास एवं प्रजनन स्थल है। कई द्वीप हैं, नालाबान द्वीप प्रमुख है इसमें। अन्य झीलें बिंदु सागर भुवनेश्वर में स्थित है, यहाँ लिंगराज मंदिर स्थित है। सुर झील, कोलाब झील, ब्रह्मसर झील, रंभा झील, सतपदा झील, हीराकुंड झील, पाटा झील, इंद्रावती जलाशय। पूर्वोत्तर की झीलें, असम की झीलें दीपोर बिल मतलब क्या होता है, जल जमाव का क्षेत्र। दीपोर बिल यह असम में स्थित मीठे पानी की झील है जो गुवाहाटी शहर के निकट है। यह आर्द्रभूमि के रूप में संरक्षित है। फिर हाफलोंग झील असम में स्थित झील, दीना हसाओ जिले में है। फिर है सोनबिल झील, आर्द्रभूमि है। उमरांगसो झील दीमा हसाओ जिले में है, इसके पास से कपिली नदी प्रवाहित होती है। फिर त्रिपुरा की झीलें, दम्बूर झील नॉर्थ ईस्ट की दूसरी सबसे बड़ी झील है। दम्बूर झील त्रिपुरा की सबसे बड़ी झील है। त्रिपुरा की गोमती नदी का उद्गम स्रोत है दम्बूर झील। इस झील के बीच में एक द्वीप है, नारकल कुंजा द्वीप। मकर संक्रांति के समय दम्बूर झील में तीर्थ मुख उत्सव मनाया जाता है। फिर रुद्र सागर झील, इसके बीचों बीच नीर सागर द्वीप है। फिर मिजोरम की झीलें, तामदिल झील, ताम मतलब सरसों, ये सरसों के रंग की दिखाई देती है। पलक दिल झील, रिह दिल झील, ये मिजोरम की झीलें हैं। फिर आता है मणिपुर की झीलें, लोकटक झील नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी झील है लोकटक झील। इस झील में घास और मिट्टी के बने द्वीप हैं जो तैरते हैं। इन द्वीपों को फुमड़ी कहते हैं। इसी झील में केबुल लामजाओ द्वीप है जिसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। अतः यह फ्लोटिंग नेशनल पार्क एकमात्र शंघाई हिरण के संरक्षण के लिए किया गया। इसे शंघाई हिरण म्यांमार के अलावा भारत में केवल मणिपुर में पाया जाता है। लोकटक लेक के पास दो छोटी झीलें हैं, पुमलेनपट और इकोपट। खुगा झील मणिपुर में है। मेघालय में उमियम झील है। कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? भीमा, मूसी, मुन्नेरू, डॉन और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। फिर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है कोयना, वरना, पंचगंगा, दुगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा। किन्नरसनी की सहायक नदी, किन्नरसनी नदी वो गोदावरी की सहायक नदी है। पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमा का निर्धारण करती है महानंदा नदी। कौन सी पहाड़ी केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर है? नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम, तीनों केरल और तमिलनाडु की सीमा पर हैं। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी और अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है डोडाबेट्टा और कार्डमम की सबसे ऊंची चोटी है, ये कार्डमम में है। मिलाम उत्तराखंड में। अन्नामलाई और कार्डमम को अलग करता है सेनकोटा दर्रा।
नीलगिरी एवं अन्नामलाई को कौन सा दर्रा पृथक करता है? नीलगिरी एवं अन्नामलाई को पाल घाट अलग करता है। मोटे मोटे कंकड़ से निर्मित क्षेत्र जहाँ नदियाँ विलुप्त हो जाती है भावर कहलाता है। फिर आता है सॉइल, मृदा का टॉपिक। मृदा भूप्रकृति का ऊपरी अवसादी संस्तर जिसमें जैव उत्पादकता के गुण विद्यमान है मृदा कहलाती है। यह कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों का मिश्रण है जो पादप जगत को पोषित करते हैं। मृदा निर्माण की प्रक्रियाएं। अपक्षयन, चट्टानों का अपने ही स्थान पर टूटना अपक्षयन कहलाता है। मृदा निर्माण की आरंभिक प्रक्रिया। भौतिक अपक्षयन ताप और दाब के कारण होता है। रासायनिक अपक्षयन ऑक्सीकरण के कारण होता है। फेरस ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकेट, इनका ऑक्सीकरण के कारण हाइड्रोलिसिस के कारण होता है। और जैविक अपक्षयन में पादप की जड़ों के कारण, केंचुओं के कारण और बिलकारी जीव के कारण अपक्षयन होता है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन है। भारत और चीन के बीच मैकमोहन लाइन है। भारत और बांग्लादेश के बीच जीरो लाइन है। भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड लाइन है। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच 38 डिग्री अक्षांश और यूएसए और कनाडा के बीच 49 डिग्री अक्षांश है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय IMF। GFSR ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय IMF। और फिस्कल मॉनिटर एक्सटर्नल सेक्टर रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय IMF। कहता है पोर्टसोलीकरण, शीत और शीतोष्ण प्रदेश में यह क्रिया होती है और इसमें एल्यूमिनियम, आयरन, मैग्नीशियम का निक्षालन होता है, अतः ऊपर की परत में सिलिका की अधिकता से भूरी मृदा बनती है। फिर आता है लेटराइजेशन, लेटरीकरण। वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। लैटिन शब्द लेटर से बना है जो ईंट जैसा मतलब इसका अर्थ होता है और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में यह होता है। सिलिका का निक्षालन हो जाता है और लेटराइट मृदा का निर्माण होता है। ऊपरी भाग में एल्यूमिनियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम की अधिकता होती है। फिर आता है मृदा में pH मान, अम्लीयता एवं क्षारीयता गुण। अगर pH मान 7 से कम है तो अम्लीय होगी मृदा और pH मान 7 से अधिक है तो क्षारीय होगी मृदा। अम्लीय मृदा वहाँ होगी जहाँ वर्षा जल की मात्रा अधिक होगी। क्षारीय मृदा वहाँ होगी जहाँ वर्षा जल की मात्रा कम होगी। 6.5 से 8 के मध्य pH वाली मृदा ज़्यादातर उपजाऊ होती है। फिर है लेटराइट मृदा अम्लीय मृदा है, इसका pH 6 होता है। काली मृदा क्षारीय मृदा है, इसका pH 7.5 से 8.5 के बीच होता है। जलोढ़ मृदा उदासीन होती है, इसका pH 7 होता है। लाल पीली मृदा अम्लीयता से क्षारीयता की ओर होती है, इसकी pH होता है 7 से 8.5 pH इसका है। भारतीय मृदा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा भारतीय मृदा को 8 भागों में विभाजित किया गया है। जलोढ़ मृदा, नदियों के द्वारा आच्छादित मृदा जलोढ़ कहलाती है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तृत मृदा जलोढ़ मृदा है, लगभग 40% भूभाग पर। pH मान इसका जलोढ़ मृदा का 7 है। उदासीन मृदा है, यह मृदा धान एवं गन्ने के लिए सर्वाधिक उपयोगी मृदा है। प्रमुख फसलें धान, गन्ना, सरसों, गेहूँ, दलहन आदि। विस्तार इसका है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, ब्रह्मपुत्र और असम में। असम घाटी में, महानदी डेल्टा में, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में, कावेरी डेल्टा में आदि में। हिमालय की तलहटी से जो मैदान लगा है उसे भाबर कहते हैं। भाबर के दक्षिण में दलदली भाग जो है उसे तराई कहते हैं। नई जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? खादर। और पुरानी जलोढ़ मृदा को कहते हैं बांगर। नाइट्रोजन और ह्यूमस से भरपूर उपजाऊ मृदा है ये जलोढ़ मृदा। केसर एवं अखरोट की कृषि की जाती है। श्रीनगर भारत की सबसे बड़ी केसर की मंडी है, जबकि कश्मीर का पेम्पोर भारत का सबसे बड़ा केसर उत्पादक क्षेत्र है। फिर आता है काली मृदा। भारत में काली मृदा का निर्माण ज्वालामुखी उद्भेदन से निकले बेसाल्टिक लावे के क्षारीय अपरदन से हुआ है। इसमें नाइट्रोजन, पोटाशियम, जैविक तत्व मतलब ह्यूमस की कमी है। इसका काला रंग उसमें उपस्थित लोहांश, टाइटेनी, फेरस, मैग्नेटाइट के कारण है। काली मृदा में लोहा, चूना, एल्यूमिनियम पाया जाता है। काली मृदा क्षारीय मृदा है, मतलब 7.5 से 8.5 इसका pH है। इसमें सिल्ट की मात्रा अधिक है। गीली होने पर यह चिकनी और सूखने पर इसमें दरारें आ जाती हैं। कपासी मृदा कहा जाता है इसे, स्थानीय भाषा में इसे रेगुर कहा जाता है। नमी धारण करने की क्षमता इसमें सर्वाधिक होती है। प्रमुख फसलें काली मृदा में कपास, सोयाबीन, गेहूँ, चना, अरहर, केला आदि होता है।
विस्तार इसका काठियावाड़, मालवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में इसका विस्तार है। भारत के लगभग 15% भूभाग पर है। लाल पीली मृदा, लाल रंग लोहे के ऑक्सीकरण के कारण है। पीला रंग जलयोजन में फेरस ऑक्साइड के फेरिक ऑक्साइड में बदलने के कारण पीला कारण है। इसमें लगभग सभी पोषक तत्वों की कमी होती है। लोहे की मात्रा अधिक होती है। मोटे अनाज की कृषि जल मिलने पर धान की कृषि भी की जा सकती है। विस्तार, छोटा नागपुर का पठार, दंडकारण्य, बघेलखंड, तेलंगाना का पठार, आंध्र का पठार, तमिलनाडु, कर्नाटक का पठार एवं पूर्वोत्तर भारत में। भारत के लगभग 18.5% भूभाग पर है। स्थानिक नाम मटासी मृदा है। अम्लीय मृदा हो तो चूना डालने पर अम्लीयता कम हो जाती है। क्षारीय मृदा अगर है तो जिप्सम डालने पर क्षारीयता कम किया जा सकता है। फिर आती लेटराइट मृदा। इसका निर्माण उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जहाँ वर्षा उच्च होती है, मतलब 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, तो वहाँ सिलिका खनिज क्षालन हो जाता है। इसमें लोहे की मात्रा अधिक होती है किंतु अन्य पोषक तत्वों की कमी होती है। प्रमुख फसलें चाय, कॉफ़ी, मसाले, काजू, रबर। इसका विस्तार पश्चिमी घाटों में पश्चिमी तटीय मैदान में है, शिलांग पठार एवं अंडमान निकोबार में। क्षारीय एवं लवणीय मृदा, इस प्रकार की मृदा का निर्माण शुष्क एवं अर्धशुष्क प्रदेशों में होता है। लवणों की अधिकता से होता है। अधिक लवणता के कारण इसकी उपजाऊ क्षमता कम होती है। जिप्सम मिलाने पर इसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। प्रमुख फसलें इसमें मोटे अनाज, सरसों, गेहूँ, दलहन हो सकते हैं। विस्तार इसका दक्षिणी पंजाब एवं हरियाणा, राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी यूपी, मध्य प्रदेश, कच्छ वाले इलाके में ये मृदा पाई जाती है। फिर क्षारीय मिट्टी के अन्य नाम, पंजाब में क्षारीय मिट्टी को रेह या रेग कहा जाता है। हरियाणा में कल्लर कहा जाता है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में ऊसर मृदा कहा जाता है। फिर आती है मरुस्थलीय मृदा। इस प्रकार की मृदा का निर्माण वहाँ होता है जहाँ वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम है। यहाँ जल की मात्रा कम होती है। वाष्पीकरण अधिक होने के कारण इसमें लवण प्राप्त होते हैं। नाइट्रोजन की कमी है। पश्चिमी राजस्थान में इस प्रकार की मृदा प्राप्त होती है। जल मिलने पर इसमें कृषि कार्य संभव है। यही कारण है कि पानी की आपूर्ति हेतु इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किया गया है। फसलें इसमें यहाँ पर फसलें मोटे अनाज, सरसों, गेहूँ आदि उगा सकते हैं। फिर पर्वतीय मृदा या वन मृदा। यह मृदा मुख्यतः हिमालयी क्षेत्र में प्राप्त होती है। इसके ऊपरी भाग में कंकड़ पत्थर की अधिकता है, जबकि निचले भाग में अपेक्षाकृत उपजाऊ मृदा है। यहाँ वन फैले हुए हैं, अतः इसे वन मृदा भी कहा जाता है। फसलें मोटे अनाज, गेहूँ, फलों फूलों की खेती होती है। विस्तार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में इस मिट्टी का विस्तार है। फिर आती पीट मृदा या दलदली मृदा। इस प्रकार की मृदा का निर्माण उच्च वर्षा वाले एवं जल जमाव वाले क्षेत्रों में होता है। इसमें कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। स्वभाव में यह अम्लीय होती है किंतु कहीं कहीं क्षारीय भी होती है। यह मुख्यतः तटीय भागों में डेल्टा वाले क्षेत्रों में प्राप्त होती है, जैसे सुंदरवन डेल्टा, महानदी डेल्टा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, कावेरी डेल्टा। इसके अतिरिक्त कच्छ, उत्तराखंड के क्षेत्र में भी प्राप्त होती है। धान, जूट, सुपारी प्रमुख फसलें यहाँ की। फिर आता है जलवायु, क्लाइमेटोलॉजी। वायुमंडल क्या है? पृथ्वी के चारों ओर वायु का वह आवरण जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उससे संलग्न है, वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल का संगठन। गैसें, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस 78% है, ऑक्सीजन गैस 21% है, आर्गन 0.93% है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.038% है। जलवाष्प, पानी की गैसीय अवस्था जलवाष्प कहलाती है। पृथ्वी के लिए कंबल का कार्य करती है जलवाष्प, मतलब पृथ्वी को न तो अधिक गर्म न तो अधिक ठंडा होने देती है। फिर आता है धूल कण। इनके कारण संघनन की प्रक्रिया के फलस्वरूप बादल बनते हैं, प्रकीर्णन होता है। आता है ट्रोपोस्फियर सबसे कम ऊंचाई इसी मंडल की है। ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल। भूमध्य रेखा पर ऊंचाई 18 किलोमीटर, सूर्य ताप के अधिकतम कारण। ध्रुवों पर 8 किलोमीटर ऊंचाई होती है, सूर्य ताप की कमी के कारण। ऊंचाई पर जाने पर तापमान में कमी आती है, जिसे तापमान का ह्रास कहते हैं। क्षोभ मंडल में यह ह्रास दर प्रत्येक 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस है। इस मंडल में सभी मौसमी घटनाएं होती हैं, जैसे बादल का बनना, वर्षा, गर्जन, चमक, तूफान, आंधी। संपूर्ण जलवाष्प का लगभग 90% जलवाष्प इसी मंडल में है। वायु का सर्वाधिक घनत्व इसी मंडल में है। समताप मंडल। स्ट्रेटोस्फेयर की ऊंचाई भूमध्य रेखा पर 18 से 50 किलोमीटर तक होती है और ध्रुवों पर 8 से 50 किलोमीटर तक होती है। ओजोन इसी मंडल में समताप मंडल में पाया जाता है, यूवी किरणों को रोकता है। पराबैंगनी किरणों के कारण तापमान में यहाँ वृद्धि होती है। ओजोन
की अत्यधिक मात्रा 18 से 30 किलोमीटर के मध्य होती है। यह मंडल मौसमी की दशाओं से मुक्त होता है, अतः इस मंडल में वायुयान को उड़ाया जाता है। फिर आता है मीजोस्फीयर, मध्य मंडल। इसकी ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर तक होती है। तापमान में कमी हो जाती है। ऊंचाई पर जाने पर तापमान में कमी आती है। वायुमंडल का सबसे कम तापमान इसी क्षेत्र में प्राप्त होता है। उल्काएं इस मंडल में जलकर नष्ट होती हैं। यहाँ विशेष प्रकार के बादलों का निर्माण होता है, जिसे नॉक्टिल्यूसेंट बादल कहते हैं। फिर आता है आयनोस्फीयर, आयन मंडल। इसकी ऊंचाई 80 से 640 किलोमीटर होती है। यहाँ प्राकृतिक तौर पर आवेशित कण प्राप्त होते हैं। आयन मंडल में ध्रुवों की ओर कुछ प्रकाशीय घटनाएं घटित होती हैं, जिन्हें उत्तरी ध्रुव की ओर अरोरा बोरियोलिस एवं दक्षिण ध्रुव की ओर अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। इस मंडल से रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं, अतः संचार के क्षेत्र में इसका उपयोग होता है, जैसे वॉकी टॉकी, रेडियो, एफएम। फिर इस मंडल में मतलब जो आयनोस्फीयर है, इस मंडल में रेडियो वेव 3 परतों से परावर्तित होती है, जिन्हें डी, ई और एफ परत कहते हैं। डी परत यह निम्न फ्रीक्वेंसी की तरंग को परावर्तित करती है। ई परत यह मीडियम फ्रीक्वेंसी की तरंग को परावर्तित करती है, और जो एफ परत है यह मीडियम और हाई फ्रीक्वेंसी की तरंग को परावर्तित करती है। एफ परत जो है तो इसे एप्लेटन परत भी कहते हैं। ई लेयर को जो कहते हैं कैनेली या हेबिसाइड परत भी कहते हैं, और डी लेयर तो डी लेयर है। फिर आता है एक्सोस्फीयर, बहिर्मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊंची परत है, जहां हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस की प्रधानता है। वायुदाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। समुद्री सतह पर आदर्श वायुदाब मापा जाता है 1013.25 मिलीबार। वायु के द्वारा पृथ्वी के इकाई क्षेत्रफल पर डाला गया लंबवत दबाव वायुदाब कहलाता है। वायुदाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। आदर्श वायुदाब 1013.25 मिलीबार है, जो पारा स्तंभमापी के 76 सेंटीमीटर 660 मिलीमीटर के बराबर होता है। बैरोमीटर की रीडिंग का ऊपर की ओर जाना उच्च दाब दर्शाता है, जो साफ मौसम का संकेत देता है, जबकि बैरोमीटर की रीडिंग का अचानक से नीचे की ओर जाना आंधी तूफान का संकेत देता है। फिर आता है वायुदाब की पेटियां। 0 डिग्री से 0 डिग्री अक्षांश से 10 डिग्री अक्षांश के बीच उत्तर और दक्षिणी अक्षांश में पाए उत्तर दक्षिणी भाग में विषुवतीय निम्नदाब की पेटी पाई जाती है। इसे भूमध्य रेखी पेटी भी कहते हैं। 25 से 35 डिग्री अक्षांश को उपोष्ण उच्च दाब पेटी कहते हैं। फिर 55 से 65 डिग्री के अक्षांश को उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी, और 75 से 90 डिग्री अक्षांश की पेटी को ध्रुवीय उच्च दाब पेटी कहते हैं। वायुधारा लंबवत प्रवाह है तो वायुधारा कहलाती है, और क्षैतिज प्रवाह तो पवन कहलाती है। कोरियोलिस बल प्रभाव। कोरियोलिस बल भ्रामक बल है, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण निर्मित होता है। इस बल के कारण पवनें अपने मूल स्थान से मुड़ी हुई प्रतीत होती हैं। इस प्रभाव को कोरियोलिस प्रभाव कहा जाता है। यह प्रभाव भूमध्य रेखा पर सबसे कम और ध्रुवों की ओर बढ़ता चला जाता है, अर्थात ध्रुवों पर इस बल के अधिक होने के कारण पवनें सर्वाधिक मुड़ी हुई प्रतीत होती हैं। पवनों की दिशा। कोरियोलिस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ती हैं। 0 से 10 डिग्री अक्षांश विषुवतीय निम्नदाब पेटी, और 25 से 35 डिग्री अक्षांश उपोष्ण उच्च दाब पेटी। फिर 55 से 65 डिग्री अक्षांश उपध्रुवीय निम्नदाब पेटी, और 75 से 90 डिग्री अक्षांश ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। 0 डिग्री से 10 डिग्री के बीच जो होता है व्यापारिक पवनें चलती हैं। फिर उसके ऊपर जो उपोष्ण उच्च दाब पेटी से उपध्रुवीय उच्च दाब पेटी के बीच पछुआ पवनें चलती हैं, और फिर उसके ऊपर जो है उपध्रुवीय से ध्रुवीय के बीच जो चलती हैं वो पोलर मतलब ध्रुवीय पवनें होती हैं। विषुवतीय निम्नदाब पेटी 0 से 10 डिग्री दोनों गोलार्धों में 0 से 10 डिग्री अक्षांश दोनों गोलार्धों में। इसका निर्माण विषुवतीय निम्नदाब पेटी का निर्माण सूर्य ताप के अधिकता के कारण होता है, थर्मली इंड्यूस्ड। यहाँ संवहनी वर्षा होती है। इस क्षेत्र में सालों भर वर्षा होती है। इसे दोपहर की वर्षा या 4 बजे की वर्षा भी कहा जाता है। यहाँ वर्षावन पाए जाते हैं, जिन्हें विश्व का फेफड़ा कहा जाता है। संसार में सर्वाधिक वर्षा एवं सर्वाधिक जैव विविधता इसी पेटी में प्राप्त होती है। डोलड्रम क्या होता है? शांत क्षेत्र है 0 से 5 डिग्री के बीच। यहाँ आंधी तूफान चक्रवात आदि नहीं आते हैं। फिर आते संवहनी वर्षा। संवहनी वर्षा में कौन से बादल बनते हैं? संवहनी वर्षा में कपाशी वर्षीय बादल बनते हैं, लंबवत बादल।
फिर दूसरा आता है उपोष्ण उच्च दाब पेटी, 25 से 35 डिग्री अक्षांश दोनों गोलार्धों में। ये डायनेमिकली इंड्यूस्ड होता है, डायनेमिक इंड्यूस्ड। इसका निर्माण उपोष्ण उच्च दाब पेटी का निर्माण पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होता है। इस पेटी से व्यापारिक एवं पछुआ पवनों का निर्माण होता है। इस पेटी में प्रतिचक्रवात की दिशाएं बनती हैं, मरुस्थल बनते हैं। इस पेटी को अरब सागर पेटी कहा जाता है। 25 से 35 डिग्री उपोष्ण उच्च दाब पेटी, इसमें से क्या है, व्यापारिक एवं पछुआ पवनों का निर्माण होता है। तो जो तीर ऊपर की ओर गए हैं वो क्या है, तीर जो 25 से 35 डिग्री उपोष्ण उच्च दाब पेटी में जो ऊपर की ओर तीर गए हैं उसे वहाँ से पछुआ पवनों का निर्माण हो रहा है। और जो नीचे आ रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, व्यापारिक पवनों का निर्माण हो रहा है। उपध्रुवी निम्न दाब पेटी 55 से 65 डिग्री दोनों गोलार्धों में। यह पेटी भी पृथ्वी की गति के कारणों से निर्मित है। यह पेटी पछुआ पवनों और ध्रुवीय पूर्वी पवनों के अभिसरण से बनती है। उपध्रुवी निम्न दाब पेटी, उपध्रुवी निम्न दाब पेटी यह क्या है, यह है पछुआ पवनों और ध्रुवीय पवनों के अभिसरण से बनती है। उपध्रुवी निम्न दाब पेटी 55 से 65 डिग्री अक्षांश पे। यहाँ चक्रवाती वर्षा होती है, इसे वाताग्रीय वर्षा भी कहते हैं। फिर ध्रुवीय उच्च दाब 75 से 90 डिग्री दोनों गोलार्धों में। यह सूर्य ताप की कमी के कारण निर्मित होती है। यहाँ से ध्रुवीय पूर्वी पवनें उपध्रुवीय निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती हैं। 75 से 90 डिग्री ध्रुवीय, 75 से 90 डिग्री ध्रुवीय उच्च दाब पेटी यह क्या होती है, यह उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी कैसे बनती है, यहाँ से ध्रुवीय पूर्वी पवनें उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी की ओर प्रवाहित होती हैं। यह जो है सूर्य ताप की कमी के कारण यह पेटी बनती है, उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। फिर आता है ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ITCZ भूमध्य रेखा के आसपास का वह निम्न दाब क्षेत्र है जहाँ पर दोनों गोलार्धों की व्यापारिक पवनें मिलने का प्रयास करती हैं। यहाँ निम्न दाब होगा, जहाँ निम्न दाब होगा वहाँ बारिश होगी, तो यहाँ बारिश होती है। सूर्य के उत्तरायण से उत्तर की ओर एवं दक्षिणायन से दक्षिण की ओर यह ITCZ खसकता है। फिर पवन, वायु का क्षैतिज प्रवाह पवन कहलाता है। पवनें उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती हैं। यह पवनें दाब प्रवणता बल के कारण प्रवाहित होती हैं, अर्थात दो स्थानों के बीच जितना दाबांतर होगा उतना ही अधिक दाब प्रवणता बल होगा, जिससे पवनें भी तीव्र गति से प्रवाहित होंगी। दाबांतर क्या है, दो स्थानों के बीच का अंतर, दो स्थानों के बीच की दाब का अंतर दाबांतर कहलाता है, दाब प्रवणता कहलाता है। पवनों के प्रकार 3 प्रकार के, स्थायी पवनें या सनातनी पवनें कहा जाता है इन्हें। ये सालों भर प्रवाहित होने वाली पवनें हैं, जैसे कि व्यापारिक पवन, पछुआ पवन, ध्रुवीय पूर्वी पवन। फिर है मौसमी पवनें, वे पवनें जो ऋतुओं के अनुसार प्रवाहित होती हैं, मौसमी पवनें कहलाती हैं, जैसे मानसूनी पवनें। फिर स्थानिक पवनें, वे पवनें जो स्थान विशेष पर प्रवाहित होती हैं, जैसे लू। स्थायी पवन ट्रेड विंड जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है एक निश्चित पथ। व्यापारिक पवन ट्रेड विंड उपोष्ण उच्च दाब पेटी से विषुवतीय निम्न दाब पेटी की ओर प्रवाहित होती है। यह सबसे ज़्यादा स्थायी पवन है। दिशा इसकी उत्तरी गोलार्ध में जो व्यापारिक पवन है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। पछुआ पवन उपोष्ण उच्च दाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी की ओर प्रवाहित होती है। इसकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती है। इनका सर्वाधिक विकास दक्षिणी गोलार्ध में होता है। यहाँ नाविकों द्वारा पछुआ पवनों को कुछ नाम दिए गए हैं। 40 डिग्री अक्षांश पर गरजता 40, 50 डिग्री अक्षांश पर प्रचंड 50, 60 डिग्री अक्षांश पर चीखता 60। फिर आता है ध्रुवीय पूर्वी पवनें, ध्रुवीय उच्च दाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी की ओर प्रवाहित होती हैं। इससे जो है उत्तरी गोलार्ध में यह उत्तर पूर्वी से दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। फिर आती है मौसमी पवनें, वे पवनें जो ऋतुओं के अनुसार प्रवाहित होती हैं, जैसे कि मानसूनी पवनें। मानसून अरबी भाषा का शब्द है। मौसम इसका अर्थ है ऋतुओं के अनुसार पवनों की दिशा में परिवर्तन या पवनों का पलटना या पवनों का व्युत्क्रमण।
भारत में मानसून की औसत वर्षा 125 सेंटीमीटर है और मानसूनी जलवायु में आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। स्थानिक पवनें वे पवनें जो स्थान विशेष पर एक सीमित क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं उन्हें स्थानीय पवनें कहा जाता है। स्थल समीर एवं जल समीर। दिन के समय स्थलीय भाग गर्म होकर निम्न दाब का क्षेत्र बनता है जबकि जलीय भाग पर उच्च दाब बना रहता है, अतः पवनें समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं जिन्हें समुद्र समीर कहते हैं। इसके विपरीत रात के समय हवाएं स्थलीय भाग पर ठंडी होकर नीचे बैठती हैं जिससे दाब उच्च हो जाता है जबकि समुद्र पर निम्न दाब रहता है, अतः स्थल से समुद्र की ओर पवनें प्रवाहित होती हैं जिन्हें स्थल समीर कहते हैं। फिर आता है पर्वत समीर कैटाबैटिक और घाटी समीर एनाबैटिक। दिन के समय पर्वत के शीर्ष वाले भाग गर्म होकर निम्न दाब उत्पन्न करते हैं जबकि घाटी में उच्च दाब होता है, तो घाटी से पर्वत की ओर पवनें चलती हैं, अतः इन पवनों को घाटी समीर या एनाबैटिक विंड्स कहते हैं। फिर इसके विपरीत रात के समय पर्वत शिखर ठंडे होते हैं जिससे दाब उच्च बनता है पर्वतों पर और उच्च दाब बनता है पर्वतों पर और घाटी में निम्न दाब बनता है। परिणाम स्वरूप पवनें पर्वतीय शिखर से घाटी की ओर प्रवाहित होती हैं, अतः इन्हें पर्वत समीर या कैटाबैटिक विंड कहते हैं। फिर आती हैं अन्य पवनें। अन्य पवनों में जैसे कि अन्य पवन ये गर्म पवन है। चिनूक पवन। चिनूक ये रॉकीज पर्वत के पूर्वी ढलानों पर बहती है। चिनूक को स्नो ईटर भी कहा जाता है। बर्फ के पिघलने पर चारागाह क्षेत्र बनता है। फिर आता है फॉन पवन। यह आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढलानों पर चलती है। यह चिनूक के समान है। स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इटली में चलती है। फिर सिरोक्को। सहारा मरुस्थल पर चलने वाली धूल भरी आंधियाँ हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से इन्हें जाना जाता है। जैसे कि मिस्र में इसे सिरोक्को को मिस्र में खमसिन के नाम से जाना जाता है, ट्यूनीशिया में चिली के नाम से जाना जाता है और लीबिया में गिबली के नाम से जाना जाता है और स्पेन में लिवेक के नाम से जाना जाता है। ये जो सिरोक्को है यह भूमध्य सागर को पार कर इटली में वर्षा कराती है। इसे रक्त की वर्षा कहते हैं। फिर आता है हर्मटन विंड। हर्मटन विंड जो है ये गिनी की खाड़ी, अफ्रीका पे गिनी की खाड़ी के पास प्रवाहित होती है। इसे डॉक्टर विंड भी कहते हैं हर्मटन विंड को। फिर आता है सेंटा आना विंड। ये कैलिफोर्निया में प्रवाहित होती है। फिर योमा विंड ये जापान में प्रवाहित होती है। कोइम्बैग विंड यह इंडोनेशिया में प्रवाहित होती है। फिर लू जो है उत्तर भारत में बुंदेलखंड वाले एरिया में प्रवाहित होती है। फिर आता है हबूब, यह सूडान में प्रवाहित होती है। फिर आती है सिमोम, यह